नमस्कार। दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि आरएसएस और भाजपा के लोग भारत को विश्व गुरु बनते देखना चाहते हैं। अब गुरु तो वही बन सकता है जिसके पास ज्ञान का भंडार हो, और ज्ञान का भंडार उसी के पास होता है जो जिज्ञासु हो और साथ ही विनम्र भी हो। यानी हर वक्त कुछ नया सीखने की लालसा जिसमें हो, ये नहीं कि बस हम जो कह रहे हैं वही ठीक है, हमने जो कह दिया, हमने जो लिख दिया और हमने जो सोशल मीडिया पर चला दिया, दुनिया उसी को सच माने। ज्ञानी व्यक्ति की एक पहचान ये भी होती है कि उसमें तार्किक बुद्धि होती है, यानी सामने वाले से तर्क करके अपनी बात को सही साबित करने की क्षमता, या फिर अपने तर्क के खारिज हो जाने पर उसकी बात को स्वीकार करने का साहस ज्ञानियों में होता है। ज्ञानी और गुरु जो होते हैं वो कुतर्क नहीं करते, अपनी आलोचना होने पर नाराज नहीं होते, बल्कि आलोचक को अपने पास रखते हैं कि अगर कोई भूल चूक हो जाए तो कोई उस पर ध्यान दिलाए ताकि उसे सुधारा जा सके। और एक आखिरी बात, ज्ञानी और गुरु ये जानते हैं कि इतिहास का मतलब ये होता है कि जो बीत गया, यानी जो घटना घट गई उसका ब्यौरा इतिहास कहलाता है। आपको वो घटना पसंद आए या ना आए, आप उसे बदल नहीं सकते, क्योंकि कोई कितना भी ज्ञानी क्यों न हो जाए, बीते समय को लौटाना किसी के बस में नहीं होता। इसीलिए ज्ञानी इतिहास बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उस इतिहास से सबक लेकर वर्तमान में ऐसे काम करते हैं जिससे भविष्य सुधर सके। दोस्तों, ज्ञानियों और इतिहास की इतनी सारी बातें इसलिए करनी पड़ रही हैं क्योंकि भाजपा की तरफ से एक नया ऐतिहासिक ज्ञान देश को मिला है, और इस बार ज्ञान देने वाले महानुभाव का नाम है राजनाथ सिंह। जी हाँ, ठीक समझा आपने, ये वही राजनाथ सिंह जी हैं जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। अभी उन्होंने कहा कि वीर सावरकर एक कट्टर राष्ट्रवादी थे और 20वीं सदी में भारत के पहले सैन्य रणनीतिकार थे। संघ और भाजपा के लोगों के लिए तो वीर सावरकर हमेशा से ही इतिहास के बड़े नायक रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन राजनाथ सिंह ने जो आगे कहा उसे सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी। हमारे रक्षा मंत्री का कहना है कि महात्मा गांधी के अनुरोध पर वीडी सावरकर ने अंग्रेजों को दया याचिकाएं लिखी, और वामपंथी विचारधारा के लोग उन पर गलत आरोप लगाते हैं कि वे एक फांसीवादी थे। आप जानते ही हैं कि वीडी सावरकर को काले पानी की सजा हुई थी, लेकिन उन्होंने अंग्रेज सरकार को माफीनामा देकर अपनी सजा जल्द खत्म करवा दी थी। वैसे तो भारत में शहीद आजम भगत सिंह से लेकर खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे कई महानायक हुए जिन्होंने अंग्रेजों से आज़ादी के लिए संघर्ष में प्राणों की आहुति देने में कोई डर नहीं दिखाया। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और ऐसे कई तमाम नेता हुए जिन्होंने कई बार जेल यात्राएं की, लेकिन इनमें से किसी ने माफ़ी नहीं मांगी, मगर सावरकर ने माफ़ी मांगी। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। अब राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि ये माफ़ी वीर सावरकर ने गांधी जी के कहने पर मांगी थी। हमें तो पता ही नहीं था कि विनायक दामोदर सावरकर गांधी जी के इतने बड़े अनुयायी थे, या आज की प्रचलित भाषा में कहें तो सावरकर गांधी जी के इतने बड़े भक्त थे कि उनके कहने पर अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग ली। आश्चर्य इस बात का भी है कि अगर गांधी जी को अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगना सही लगता था तो खुद उन्होंने ऐसा कभी क्यों नहीं किया। चंपारण सत्याग्रह के वक्त उन्हें जेल में डालने का डर दिखाया गया, गांधी जी तब भी किसानों के साथ खड़े रहे। पुणे में जब कस्तूरबा अंतिम सांसें ले रही थी, गांधी जी तब भी अंग्रेज़ों के आगे नहीं झुके। नेहरू जी कम से कम अलग अलग अवधि में 9 साल तक जेल में रहे, बापू ने तब भी उन्हें माफ़ी मांगने की सलाह नहीं दी। फिर वीर कहे जाने वाले सावरकर को ही उन्होंने ये अनमोल सलाह क्यों दी? और आखिर सवाल ये भी है कि ये सलाह गांधी जी ने सावरकर को कब दी? ये बात तो इतिहास में दर्ज है कि सावरकर को सेल्युलर जेल में जुलाई 1911 में रखा गया था। उन्हें 50 वर्षों की सज़ा हुई थी, लेकिन सज़ा शुरू होने के 6 महीनों के भीतर उन्होंने अपनी दया याचिका अंग्रेज सरकार को भेज दी थी, जबकि दूसरी दया याचिका 14 नवंबर 1913 को भेजी थी। अपनी याचिका में उन्होंने अंग्रेज़ों से यह वादा किया था कि यदि मुझे छोड़ दिया जाए तो मैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम से खुद को अलग कर लूँगा और ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी वफादारी निभाऊंगा। वीडी सावरकर ने 1913 में जो याचिका दाखिल की, उसमें उन्होंने अपने साथ हो रहे तमाम सलूक का जिक्र किया और आखिर में लिखा, हुजूर, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, आप दयालुता दिखाते हुए सज़ा माफ़ी की मेरी 1911 में भेजी गई याचिका पर पुनर्विचार करें और इसे भारत सरकार को फॉरवर्ड करने की अनुशंसा करें। भारतीय राजनीति के ताज़ा घटनाक्रमों और सबको साथ लेकर चलने की सरकार की नीतियों ने संविधानवादी रास्ते को एक बार फिर खोल दिया है।
अब भारत और मानवता की भलाई चाहने वाला कोई भी व्यक्ति अंधा होकर उन कांटों से भरी राहों पर नहीं चलेगा, जैसा कि 1906 और 7 की नाउम्मीदी और उत्तेजना से भरे वातावरण ने हमें शांति और तरक्की की रास्ते से भटका दिया था। अपनी याचिका में सावरकर लिखते हैं, अगर सरकार अपनी असीम भलमनसाहत और दयालुता में मुझे रिहा करती है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं संविधानवादी विकास का सबसे कट्टर समर्थक रहूंगा और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादार रहूंगा, जो कि विकास की सबसे पहली शर्त है। जब तक हम जेल में हैं, तब तक महामहिम के सैकड़ों हजारों वफादार प्रजा के घरों में असली हर्ष और सुख नहीं आ सकता, क्योंकि खून के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। अगर हमें रिहा कर दिया जाता तो लोग खुशी और कृतज्ञता के साथ सरकार के पक्ष में, जो सजा देने और बदला लेने से ज़्यादा माफ़ करना और सुधारना जानती है, नारे लगाएंगे। जाहिर है, इन याचिकाओं के बाद वी.डी. सावरकर रिहा हुए और अंडमान जेल से छूटने के बाद उन्होंने अंग्रेज़ों से किया वादा निभाया भी। कभी किसी क्रांतिकारी गतिविधि में नहीं शामिल हुए, न पकड़े गए। इतिहास बतलाता है कि वी.डी. सावरकर ने शुरुआती दया याचिकाएं 1911 से 13 में दी थी, जबकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे। उस वक्त कोई इंटरनेट तो था नहीं कि पल में एक कोने से दूसरे कोने में मैसेज पहुंच जाए। फिर गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में बैठे बैठे अंडमान में कैद सावरकर को कब और कैसे ये नेक सलाह दे दी? क्या अब गांधी जी को 11वां अवतार घोषित करने की तैयारी है कि जो कोई भी चमत्कार कर सकते हैं? याद है, आइंस्टाइन ने भी तो कहा था कि आने वाली पीढ़ियां ये यकीन नहीं करेंगी कि कोई हाड़ मांस का ऐसा इंसान भी था। आइंस्टाइन ने तो खैर गांधी जी के गुणों के कारण ऐसी मिसाल दी थी, लेकिन भाजपा के नेता तो उन्हें अलग ही दर्जा दे रहे हैं। उदय माहुरकर और चिरायु पंडित की लिखी किताब वीर सावरकर, वह आदमी जो विभाजन को रोक सकता था, इसके विमोचन पर राजनाथ सिंह ने कुछ और खास बातें भी कही। जैसे सावरकर के लिए एक आदर्श राज्य वह था जहां उसके नागरिकों को उनकी संस्कृति और धर्म के आधार पर विभेदित नहीं किया गया था, और इसलिए उनके हिंदुत्व को गहराई से समझने की आवश्यकता है। अब भाजपा नेता जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उनसे ये छोटे सवाल किए ही जा सकते हैं कि जब नागरिकों को संस्कृति और धर्म के आधार पर जहां बांटा न जाए वही आदर्श राज्य है, तो आप लोग भारत को आदर्श राज्य बनाने के लिए अब तक क्या करते रहे? क्यों पिछले 7 सालों से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता रहा? कभी गौ रक्षा, कभी लव जिहाद के नाम पर भीड़ की हिंसा को सही ठहराया जाता रहा? क्यों आपके मंत्री मॉब लिंचिंग के आरोपियों को जेल से निकलने पर माला पहनाते हैं? क्यों आपके मंत्री मोदी विरोधियों को पाकिस्तान जाने की सलाह देते हैं? क्यों भाजपा के कार्यकर्ता कई जगहों पर कभी रिक्शे वाले को, कभी चूड़ी बेचने वाले को पीटते हैं, उनसे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाते हैं? गांधी जी को तो अब तक मोदी जी ने स्वच्छता अभियान में कैद करके रखा था। अब तो उन पर कब्जा जमाने के लिए वी.डी. सावरकर से उनके ताल्लुकात की मिसाल दी जा रही है, वो भी इतिहास के उल्टे पुल्टे ज्ञान के साथ। लगता है सभी को मोदी जी के नक्शे कदमों पर चलने की आदत हो गई है। वो कभी तक्षशिला को बिहार का बताते हैं, कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गुजरात का बेटा बताते हैं, कभी कहते हैं कि सिकंदर ने बिहारियों से पंगा लिया तो क्या हश्र हुआ। सुशील मोदी ने भी तो नरेंद्र मोदी को सीएम से पीएम बनने वाला पहला नेता बताया था, जबकि उनके पहले कई और सीएम जो हैं वो पीएम बन चुके हैं। राजस्थान में मदन लाल सैनी हुमायूं की मौत के वक्त बाबर को जिंदा बतलाते हैं, और अब राजनाथ सिंह गांधी जी और वी.डी. सावरकर के बीच का नया रिश्ता बतला रहे हैं। कोई इन ऐतिहासिक भूलों की ओर ध्यान दिलाए तो ये लोग बुरा मान जाएं, लेकिन गुरुजनों, पहले अपना ज्ञान दुरुस्त कर लें, फिर वो विश्वगुरु भी बन जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।